जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग यहाँ पर आए, और मकसद यही रहता है क्योंकि आने वाली चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं चाहता था कि बोर्ड की तरफ से कई सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं यात्रियों के लिए, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम चाहते हैं कि यात्रियों तक पहुँचे, तो आपके ज़रिए पहुँचाई जाए, जैसा कि हमारी प्रथा चली आ रही है। और जैसा हम देख भी रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों से यात्री संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और तकरीबन 40,000 के आसपास की संख्या में यात्रा तकरीबन रोज़ माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रही है, और वीकेंड्स पे ये नंबर और भी ज़्यादा रहता है, और बड़ी अच्छी बात है कटरा के लिए, हम सभी के लिए। और हमें ये उम्मीद है कि ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है ये आगे आने वाली नवरात्रि में और बढ़ेगा और संख्या में और वृद्धि होगी। उसी को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं, और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम रोल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कईयों का ट्रायल रन चल रहा है, कईयों के उद्घाटन हो चुके हैं। मकसद यही है कि आने वाली नवरात्रि में जितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं उन सबकी जो यात्रा है वो सरल हो, सुगम हो और यादगार बने। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा हमारे पारंपरिक यात्रा मार्ग की, क्योंकि जो हमारी 95% से ज़्यादा लोग हैं वो पारंपरिक यात्रा मार्ग से ही यात्रा सफ़र जो है अपना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और उसके ऊपर बोर्ड का एक खास फोकस रहा है। और पिछले 6 महीने से बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं पारंपरिक यात्रा मार्ग की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए लिए जा रहे हैं। और उनमें से सबसे पहला है हमारा जो दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर एक नया बना हुआ क्यू कॉम्प्लेक्स। तो एक 2 मंजिली इमारत है तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में, जिसका जो मकसद है, मेन उद्देश्य वो यही है कि जो लोग कतार में लगे रहते हैं जब भीड़ के दिन होते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिस्किंग और सिक्योरिटी चेक हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो, और वहाँ पर जो कतारें पहले खुले में लगती थी और बहुत गर्मी में, बारिश के दिनों में यात्रियों को असुविधा होती थी, उनकी कन्वीनियंस के लिए ये वेटिंग एरिया तैयार किया गया है, जहाँ पर तकरीबन 1500 से 2000 यात्री किसी भी समय प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑल वेदर कंफर्ट जोन जो यात्रियों के लिए क्रिएट किया गया है जब वो यात्रा अपनी प्रारंभ करें। उसी से अगर हम थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो शुभ्रा भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, वो भी नवरात्रि में यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। वहाँ पर भी रेस्ट एरियाज़ की फैसिलिटी है, वाटर ATMs की फैसिलिटी है, मदर्स रूम और छोटा सा एक चाय का लंगर है, ताकि एक जो है स्वागत जो है बोर्ड की तरफ से यात्रियों का किया जा रहा है पारंपरिक यात्रा मार्ग पर। उसके अलावा ड्रेनेज एरिया की इम्प्रूवमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग की इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर इस बार हमने विशेष ध्यान रख के और बहुत सारे स्थानीय स्टेक होल्डर्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कदम उठाए हैं, ताकि जो यात्रा सफ़र है उनका और बेहतर हो और सुगम हो। बाणगंगा से हम आगे बढ़ते हैं तो अर्धकुंवारी में भी होल्डिंग एरिया की काफ़ी दिक्कत यात्रियों को रहती थी, खास करके वो लोग जो गर्भजून आरती के लिए, गर्भजून में दर्शन के लिए काफ़ी लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे। और उसके लिए एक रेस्ट एरिया जो है हमारा अर्धकुंवारी में अभी हाल ही में हमें कंप्लीट किया है, और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसका उद्घाटन हाल ही में किया है। उसका भी मकसद ऐसा ही है, जैसा मैंने दर्शनी ड्योढ़ी में बताया, कि तकरीबन 1500 जो यात्री हैं किसी भी समय हर वेदर में वहाँ पर प्रतीक्षा कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ ही रिफ्रेशमेंट पॉइंट, प्रसाद काउंटर, डोनेशन काउंटर, लाइव आरती, इन सभी जो सुविधाओं का आनंद जो है यात्री हमारे अर्धकुंवारी क्षेत्र में ले सकते हैं। उसके अलावा अर्धकुंवारी में ही हमारा एक पुराना भोजनालय है, इंद्रप्रस्थ के नाम से हम उसको जानते हैं, जब ऑल्टरनेट ट्रैक की तरफ हम बढ़ते हैं। उसकी भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हमने इस बार की है, तो तकरीबन 40 से 50 की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा करके हमने 200 तक इस बार किया है, ताकि किसी भी समय पर 200 यात्री जो है बोर्ड के भोजनालय का लाभ ले सकें। और ये जो हमारा शीतला भवन में लंगर सुविधा चल रही है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसको सप्लीमेंट करेगा। तो दोनों तरह की सुविधाएं जो है यात्री को उपलब्ध होंगी। अर्धकुंवारी का मेन भोजनालय भी है, इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी है, और शीतला भवन में लंगर सुविधा भी रहेगी। तो ये थी बात जो पारंपरिक यात्रा मार्ग पर हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी लंगर सेवाएं हैं, जो हमने हाल ही में 3 लंगर सेवाएं नई ऐड की हैं। पहले हम ताराकोट और सांची छत में लंगर सेवा चलती थी, और बोर्ड के निर्देश में पिछले 1-1.5 साल में हमने भैरोंजी में और अर्धकुंवारी में और अब बाणगंगा में एक चाय का लंगर, तो ऐसी 3 लंगर सेवाओं के अंदर वृद्धि की गई है। और इस बार ये निर्णय किया गया है कि सभी लंगर सेवाओं के पर व्रत संबंधी खाना यानी फुलवार भी अवेलेबल रहेगा, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो जो रूटीन में हमारा लंगर मेन्यू है, दाल चावल, कड़ी चावल, वो तो अवेलेबल रहेगा ही। उसके अलावा जो व्रत कर रहे हैं यात्री, उनके लिए व्रत संबंधी जो है सामग्री अवेलेबल उपलब्ध रहेगी। और ये लंगरों का जो टाइमिंग्स पहले से चले आ रहे हैं, तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वही टाइमिंग्स कंटिन्यूड रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को इसका लाभ मिल सके।
पिछले कुछ समय में बोर्ड के द्वारा सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग पिलग्रिम्स के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके अंदर हेली सर्विसेज के अंदर एक डेडिकेटेड कोटा रखा गया था। इसी तरीके से बैटरी कार सर्विसेज में भी डेडिकेटेड कोटा है। चाहे आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए बुक कराना चाहें, चाहे आप वॉक इन काउंटर्स के ज़रिए बुक कराना चाहें, उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इस बार ये फैसला लिया गया है कि इस नवरात्रि से शुरू होते ही सभी दिव्यांग पिलग्रिम्स के लिए जो है गर्भजून आरती और अटका आरती के अंदर स्लॉट्स फ्री रखे जाएंगे, ताकि दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए और एक्सेसिबल और इंक्लूसिव श्राइन बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके लिए जो हमारी वॉक इन काउंटर्स पर टीम्स हैं और हमारा E&R सेक्शन है, उसके अंदर एक हेल्प डेस्क रहेगा जो यात्री को इस चीज़ के अंदर मदद करेगा। और वही जो UDID कार्ड्स, जो हमारा बेसिक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, उसके बेसिस के ऊपर ये जो सुविधा है हमारी जो टीम्स हैं भवन की और अर्धकुंवारी की, हमारे दिव्यांग श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएंगी इस नवरात्रि से। उसके बाद फ़ोन के काफ़ी जो टेलीकॉम नेटवर्क और कनेक्टिविटी की वजह से और बहुत सारी जगहों पर लोगों के प्रीपेड सिम होने की वजह से लोगों को फ़ोन नेटवर्क में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उसके मद्देनज़र हमने पिछले 6 महीने में तकरीबन 8 न्यू टेलीकॉम टावर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं कटरा से लेकर भवन तक, ताकि जो शैडो एरियाज़ हैं उनको कम से कम किया जा सके और अधिकतर एरिया में लोगों के पास नेटवर्क कनेक्टिविटी रहे और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। फिर भी कई सारे लोग जिनके पास अभी भी प्रीपेड सिम्स रहते हैं और शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने परिजनों के साथ, उसके लिए बोर्ड के द्वारा इस बार फ्री PCO फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जा रही है, जो कि अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन 3 जगह पे इस नवरात्रि से शुरू होकर लगातार उपलब्ध रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कांटेक्ट करना चाहे तो इस फ्री सर्विस के ज़रिए या अपने साथियों को कांटेक्ट कर सकता है। और एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन में इस सर्विस को इस साल लॉन्च किया जा रहा है। लॉकर्स की संख्या पे आऊँगा। लॉकर्स के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को खास करके भीड़ भाड़ के दिनों में लंबी कतारों में सामना करना पड़ता है और समय लगता है कि लॉकर की उपलब्धि हो। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस बार बोर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है स्मार्ट लॉकर्स भवन पर, और 200 ऐसे स्मार्ट लॉकर्स फर्स्ट फेज़ में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसको RFID कार्ड के ज़रिए और UPI के ज़रिए एक्सेस किया जा सकेगा, ताकि किसी भी यात्री को कतारों में ना लगना पड़े। वो सीधे जाकर अपने RFID कार्ड से UPI पेमेंट के ज़रिए लॉकर की स्लिप हासिल कर सकते हैं और अपना सामान रख सकते हैं और वापसी पे वही लॉकर उसी RFID के बेसिस पर ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको कतार में नहीं लगना है, आप डायरेक्टली लॉकर बुक कर सकते हैं, और वहाँ पर जो रेड और ग्रीन लाइट से आप देख सकते हैं कितने लॉकर्स खाली हैं, कितने लॉकर्स बुक्ड हैं, ताकि आपको कतार में ना लगना पड़े। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी कि आपके जो सामान है वो बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके RFID कार्ड से ही ओपन हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए इन लॉकर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और इनकी कामयाबी पे, क्योंकि ये पायलट फेज़ है, और इनकी कामयाबी पे डिपेंड करेगा कि हम कितने और एडिशनल स्थानों पर इस तरीके की लॉकर सुविधा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस चैत्र नवरात्रि से इन स्मार्ट लॉकर्स की हम शुरुआत कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली कुछ लोगों से इस पर बात भी की थी, पर फिर भी आपके ज़रिए सबसे बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो माता रानी की जो पिंडियों की नई फोटोग्राफ्स रिलीज़ की गई थी माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, और हमारे काउंटर्स के ऊपर सुवेनियर शॉप्स पर वो सभी अवेलेबल हैं, लेकिन इसकी रीच को और बढ़ाने के लिए, ताकि पैन इंडिया लेवल पर लोग इसको एक्सेस कर सकें, उसके लिए जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org, उस पर भी ये जो फोटोग्राफ्स हैं अब उपलब्ध करा दी गई हैं विभिन्न साइजेज़ में, और LED बैकलिट फोटोग्राफ्स हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालुओं की ये क्वेरीज़ रहती थी कि कहाँ से इनको एक्सेस किया जा सकता है, तो हमारी वेबसाइट पर अब ये अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ ही जो है ट्रैकिंग वो उसकी ऑर्डर्स की अपनी कर सकते हैं। जब भी वो ये ऑर्डर्स प्लेस करें तो वो प्रसाद के साथ साथ माता रानी की जो फ़ोटोज़ हैं उसके लिए भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली ये सब जो चीज़ें थी ये ज़्यादातर यात्रियों के संबंधित थी कि किस तरीके की इनिशिएटिव्स बोर्ड ला रहा है। इसके अलावा जो नवरात्रि रिलेटेड अरेंजमेंट्स हमारे हर बार की तरह रहते हैं कि देश विदेश के फूलों से जो सजावट होती है वो काम पहले से शुरू हो गया है, और हमारी टीम्स भवन पर काम कर रही हैं। आउट केव एरिया के अंदर भी यात्रियों की सहूलियात के लिए जो है क्यू कवर्स के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, ताकि गर्मी के दिनों में, खास करके बारिश के दिनों में, यात्रियों को आउट केव एरिया में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। चरणामृत के एरिया को हमने रीडिज़ाइन किया है, रिनोवेट किया है पिछले कुछ समय में। वो भी, उसका भी मकसद यही था कि भवन एरिया के अंदर जो है उनका जो क्यू मैनेजमेंट हमारा सिस्टम है, यात्रियों के वापस आने की जो सुविधा है उसके अंदर उनको और ज़्यादा कन्वीनियंस रहे, उनकी जो यात्रा है और यादगार बने। उसके अलावा जो पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान है, हमारी टीम्स पिछले 10 दिनों से इसी के ऊपर विशेष कार्य कर रही हैं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और एक अच्छा अनुभव यात्री यहाँ से लेकर लौटें। वाइट वॉशिंग का काम हमारी टीम्स कर रही हैं,
तो इस प्रकार से जितने भी एडिशनल मेजर्स बोर्ड हर बार नवरात्रि पे करता है वो सारे जो है इन रूटीन एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस उसी की तरीके से चल रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यात्री सेफ्टी भी और सिक्योरिटी भी। उसके लिए एक डिटेल सिक्योरिटी रिव्यू हमने 2 दिन पहले किया, जिसके अंदर सभी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी, पुलिस, सीआरपीएफ, सिक्योरिटी विंग और जितनी भी अलाइड एजेंसीज हैं। और जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल ही एक बड़ा डिटेल जॉइंट सिक्योरिटी रिव्यू माननीय अध्यक्ष महोदय के डायरेक्शंस पर किया गया है और उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई थी जिसके ऊपर बोर्ड ने काम किया है। बहुत सारे ऐसे एक्सेस पॉइंट्स थे जिनको प्लग किया गया है, बहुत सारा न्यू इक्विपमेंट था जिसके लिए बोर्ड अपग्रेड अपने आप को कर रहा है। तो उसके अंदर नए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, एक्सरे बैगेज स्कैनर्स, अंडर व्हीकल स्कैनिंग मिरर्स, तो इस तरीके के बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो प्रोक्योर किए गए हैं और उनको अलग अलग जगह पर इन कोलैबोरेशन विद द सिक्योरिटी फोर्सेज इंस्टॉल किया गया है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी ग्रिड को काफ़ी स्ट्रेंथन किया जा रहा है और सिक्योरिटी टीम से भी तकरीबन 25 से 30 जो नए मैन पावर है उनको इंडक्ट किया गया पिछले 15-20 दिन में, और इससे अधिकतर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मैन पावर को इंडक्ट किया जा रहा है अगले 2-3 दिनों में, ताकि जो है यात्रा मैनेजमेंट के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी खास ध्यान दिया जा सके। उसके अलावा जो हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट ग्रिड रहता है वो उसी तरीके से एक्टिव है। हमारे तकरीबन 650 सीसीटीवी कैमराज और जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है कटरा में और भवन पे, दोनों जगह पे हैं जो डिप्लॉयमेंट्स रहेंगी, और वो डिप्लॉयमेंट्स इनफैक्ट शुरू भी हो चुकी हैं क्योंकि यात्रा संख्या पहले से ही देख रहे हैं ज़्यादा है। उसके अलावा जो है ड्रोन के द्वारा सर्विलेंस कटरा टाउन में भी और ट्रैक एरिया में भी, वो भी पुलिस और आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन में की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कठिनाई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी यात्री को ना हो। और जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं बोर्ड की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो कटरा में भी, अर्धकुंवारी में भी, भवन पे भी हर जगह स्टेशन की गई हैं। डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की भी एडिशनल टीम्स और फायर डिपार्टमेंट की भी एडिशनल टीम्स मोबिलाइज की जा चुकी हैं। मकसद सभी एजेंसीज का, सभी फोर्सेस का यही है कि एक कोऑर्डिनेटेड माहौल में जो है यात्रा संपन्न हो और नवरात्रि के अंदर जितने भी यात्री आएँ उनको किसी प्रकार की कठिनाई। सर, बहुत से श्रद्धालुओं का कहना है कि लैपटॉप और डिजिटल जो कैमराज हैं और पीडी कैमराज हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है। काफ़ी समय से लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है उस पर, मगर डिजिटल कैमराज जो हमारे मोबाइल्स हैं वो ले जा सकते हैं, मगर बहुत से श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीज़ों को लेकर। देखिए ऐसा है, ये शायद मैं समझता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, जैसा आपने कहा कि एक कुछ आइटम्स हैं जो शुरू से बैन चली आ रही हैं, और ये मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोलैबोरेशन में ही शायद ये फैसला किसी समय पे हुआ होगा। तो अगर यात्रियों का ये सुझाव है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए इंटरनल रिव्यू हमारे एंड से रहेगा और उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ फैसला ले पाएँ। दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए जिस तरह से कोटा से फिक्स किए गए, और बहुत से श्रद्धालु जो है विदेशों से यहाँ पर आते हैं, उनका भी ये कहना है कि उनके लिए भी कुछ कोटा फिक्स किया जाए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरनर्स जो है वो माता वैष्णो के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे। देखिए ऐसा है कि जो ऐसे विशेष यात्री रहते हैं जो विदेश से आते हैं, तो उनके लिए बोर्ड की तरफ से एक नई जम्मू भवन सेवा हाल ही में लॉन्च की गई थी और हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें उसमें मिला है। और तकरीबन अक्टूबर के महीने से मैं अगर बात करूं तो हर महीने तकरीबन 70 से 80 सॉर्टीज़ हम देखते हैं कि जो जम्मू से भवन के जो यात्री हैं वो अवेल कर रहे हैं। और उसका मकसद आप ये समझें कि उसका मकसद यही है कि जो लोग, जिनके पास समय कम रहता है, समय का अभाव रहता है, या बाकी लॉजिस्टिक्स के साथ कटरा के उसके साथ जो फेमिलियर नहीं है, उनके लिए ये सेवा लॉन्च की गई है। पर ये एक पायलट जो है अप्रोच थी हमारी, और ये भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया था। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा फीडबैक अभी और लोगों को लगता है कि अनमेट डिमांड है तो बोर्ड डेफिनेटली इसके ऊपर आगे भी काम कर सकता है। थैंक यू सर, जय माता।